नमस्कार साथियों, DSSB TGT कोर्स के लिए हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी, याद होगा आपको। उसके बाद खिलजी वंश के अंदर कई कमजोर शासक आए, उनमें से एक आपको याद होगा खुसरो खां की हमने बात की थी। खुसरो खां इस्लाम खतरे में है जैसे नारे दिए गए उसके समय पे, और अल्टीमेटली खिलजी वंश का अंत हुआ। नया एक जो वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर सेटअप हुआ वो था तुगलक वंश। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का अगला बड़ा वंश खिलजियों के बाद तुगलक वंश। सबसे पहला बंदा जिसने इसको सेटअप किया, सबसे पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का, वो था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेके 1325 तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक को अब किस तरह का इसका शासनकाल चल सकता था? अलाउद्दीन खिलजी के समय पे सल्तनत ने तरक्की बहुत की। सल्तनत की तरक्की हुई, इसके अतिरिक्त एक और जो चीज हुई वो ये थी कि अब सल्तनत थोड़े से और जो एक स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी थी। बाद के आगे 4 साल तक हालांकि थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन सही वक्त पे सही हाथों में शासन आ गया। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पे बैठा। ये फेमस इसलिए था, तुगलकों का प्रभुत्व कैसे आया, सेम वैसे ही जैसे खिलजियों का आया था कि ये मंगोलों से लड़ते अच्छा थे। गयासुद्दीन तुगलक खुद 23 सफल अभियान चला चुका था मंगोलों के विरुद्ध। 23 सफल अभियान चलाना छोटी बात नहीं थी, और इसी वजह से अपने आप को इसने एक उपाधि दी थी जो थी गाजी। गाजी की उपाधि दी थी। इस्लाम के अंदर गाजी एक तरह का एक शब्द यूज करते हैं कि जो इस्लाम के दुश्मनों को मारता है उसके लिए। काफिर एक शब्द यूज होता है कि जो इस्लाम के दुश्मन, नॉन इस्लामिक एनिमीज जो होंगे इस्लाम के, उनके लिए काफिर शब्द यूज होता है, और काफिरों को मारने वाला इंसान गाजी। तो मंगोलों को प्रोसिक्यूट किया, इस वजह से ये गाजी की उपाधि उठाई। गयासुद्दीन तुगलक इसके अलावा एक और चीज कर रहा था। अब की सल्तनत पे जो पिछले 4 साल की एक थोड़ी सी एक इंस्टेबिलिटी रही, तो इसमें उलेमा वर्ग ने कुछ पैसे ऐंठ लिए या आमिरों ने कुछ पैसे उठा लिए, सल्तनत के करप्शन हुआ। तो उस तरह की चीजों से पार पाने के लिए अब गयासुद्दीन तुगलक जो था ये एक तरह की धन की वापस उगाही कर रहा था। वापस जो खोया हुआ सल्तनत का धन था वो वापस निकलवा रहा था। जो उलेमा वर्ग था, धर्मगुरु थे कई, उन सबसे ये पैसा निकलवाया जा रहा था। उन्हीं में से एक था निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत हुए हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में नाम आपने सुना होगा। दिल्ली के अंदर एक रेलवे स्टेशन भी है, हजरत निजामुद्दीन, वो इन्हीं के नाम पे थे। तो इस तरह की चीज है। ये निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है, बड़े संत हुए हैं ये सूफी संत। इनको अब कुछ पैसा इनको भी मिला था उन 4 सालों के अंदर, लेकिन चूंकि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के बाहर एक अपना कैंप लगा के रखते थे, वहीं पे गरीबों की सेवा में वो पैसा लुटा चुके थे। जो मोदी जी यूज करते हैं ना, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठाएंगे ले चल पड़ेंगे, ये वाकई में फकीर आदमी था निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया उस समय तक वो पैसा लगा चुका था, और सुल्तान का आदेश चूंकि मिला इसको, लेकिन सुल्तान के आदेश की एक परवाह ना करते हुए इसने बोला कि अब जो है मेरे पास यही तंबू है, ले लो जो ले सकते हो। तो इस तरह से सुल्तान और निजामुद्दीन औलिया के बीच में थोड़ी सी एक जो संबंध थे उनमें थोड़ी सी एक कटुता आ गई थी इस मोमेंट पे। इसके चलते अब सुल्तान को सुहाता नहीं था निजामुद्दीन औलिया से किसी बात। थोड़े टाइम बाद अब आगे और क्या हो रहा था कि अब गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल, एक और जो इनका पुत्र था एक उलुग खां, उलुग खां नाम का इनका एक पुत्र था। ये इनके समय पे कई सफल अभियान चला रहा था। उनमें से एक था वारंगल, दूसरा उड़ीसा। ये दोनों सफल अभियान इसके द्वारा चलाए गए थे। वारंगल और उड़ीसा के अभियानों के दौरान इसने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। उलुग खां सब उत्तराधिकारी समझ रहे थे इसको, गयासुद्दीन तुगलक का, कि यही आदमी जाके आगे सल्तनत के अंदर राजा बनेगा। और इसकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब कुछ बड़े शानदार तरीके से हुई। बड़ा ही योग्य राजा बोला जा रहा था। सल्तनत को वापस अलाउद्दीन खिलजी जैसी और उससे भी ज्यादा सफलता दिलाएगा, ऐसा लोग मान रहे थे। ये उलुग खां अगला राजा बनेगा भी। लेकिन पहले थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। हुआ ये कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो था
ये गया हुआ था एक मिशन पे, एक कैंपेन पे, एक अभियान पे गए हुए थे बंगाल और बिहार की तरफ। एक विद्रोह हो गया था, उसे निपटाने के लिए गए थे। तभी इनको पीछे से सूचना मिली कि इनका जो बेटा है उलुग खां, ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन चुका है। ये बात चुभी सुल्तान को, क्योंकि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया से नफरत करते थे और ट्रेडिशनल इस्लाम के समर्थक ज्यादा थे। ट्रेडिशनल इस्लाम क्यों बोला मैंने? ट्रेडिशनल इस्लाम का मतलब हुआ कि जो एक रूढ़िवादी पुराना एक इस्लाम की इस्लामिक मान्यताएं थी या धर्मगुरु जो थे उनको मानने वाले थे गयासुद्दीन तुगलक। जबकि निजामुद्दीन औलिया जो था ये इस्लाम के अंदर आ रही एक नई, एक फ्रेश धारा की बात कर रहा था। वो था सूफीज्म, जो म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपने ईश्वर को रिझाने की कोशिशें कर रहा था। और ये डिटेल में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सूफीज्म और भक्ति काल। ये हिंदू और इस्लाम के, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के अंदर कुछ एक तरह की इंप्रूवमेंट्स के लिए कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे, सुधार आंदोलन आए थे। उस तरह का एक फेज आया था। उसी से जुड़ा हुआ, इस्लाम के अंदर जो सूफी फेज आया उससे जुड़ा हुआ आदमी ये था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया सल्तनत के साथ अब चूंकि बनती नहीं थी, और अब एक बात जो इसको खबर मिली गयासुद्दीन तुगलक को कि उलुग खां इसका शिष्य बन चुका है। उलुग खां ने ये चीज ज्वाइन किया था कि नहीं निजामुद्दीन औलिया को, इस पे संशय है अभी भी। लेकिन जैसे ये सूचना इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक को मिली तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुरंत एक मैसेज भिजवाया निजामुद्दीन औलिया को कि अपना कैंप, अपना शिविर खाली किया जाए तुरंत। आपका दिल्ली के आसपास मंडराते हुए दिखना नहीं चाहिए ये आदमी मेरे को। अपने सारे दरबारियों को एक संदेश भिजवाया। उस समय पे निजामुद्दीन औलिया ने जो जवाब दिया वो इतिहास में यो का यो दर्ज हो गया है। एक कहावत आप सुनते हो, दिल्ली दुरस्त, यस दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। ये जवाब आया निजामुद्दीन औलिया का, हुनूस दिल्ली दुरस्त। ये एक्चुअल में पूरा जवाब था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्योंकि सल्तनत का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देगा, मामूली सा एक बाबा है ही सूफी। तो मार्च करते हैं, दिल्ली की तरफ निकल गए। दिल्ली से बाहर सीमाओं पे ही इनकी रात में ठहरने के लिए एक इंतजामात किए गए थे। एक लकड़ी का महल बनाया गया था, इनके बेटे उलुग खां द्वारा बनवाया गया था। रात में इन्होंने आराम किया और प्लान ये था कि अगले दिन सुबह सल्तनत के अंदर, सल्तनत की राजधानी दिल्ली में एंट्री करेंगे। सुबह की पहली किरण उगने से पहले ही पूरा का पूरा महल धाराशायी हो गया और उसके साथ मारे गए गयासुद्दीन तुगलक और उसके मुख्य आमिर। हुजूर दिल्ली दूर है अभी, और दिल्ली दूर रह गई, दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया सल्तनत का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उस नाम से मोहम्मद बिन तुगलक अगला राजा बना। कौन था ये मोहम्मद बिन तुगलक? यही उलुग खां। इसका मूल नाम उलुग खां, इतिहास में, भारत के इतिहास में हम इसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। इसी नाम से ये गद्दी पे बैठा। दिल्ली सल्तनत पे अब गद्दी पे बैठा उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के साथ 1325 से लेके 1351 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक। याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक या ये उलुग खां जो इसका मूल नाम था, इस उलुग खां की पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी हुई थी। अच्छी पढ़ाई लिखाई का मतलब था कि इसको सैन्य दृष्टि से भी बहुत निपुण था। सारी तरह की इसकी, एक तरह से बोला जाए स्किलिंग जो कहते हैं, कि राजकाज की भी पूरी इसको पढ़ाई करवाई गई थी। और अच्छा भी था, उसमें फ्यूचर देख रही थी सल्तनत इस इंसान में। अपना मौका बिल्कुल सही था। गयासुद्दीन तुगलक के समय पे भी सल्तनत की इकोनॉमिक हालत इतनी कुछ खराब नहीं हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय के लिए हुई जो सफलताएं थी वो अब भी सल्तनत के पास थी। एक तरह से बोला जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक जिन परिस्थितियों में राजा बना, वो दिल्ली सल्तनत के अभी तक के जितने सुल्तान थे, इतनी अच्छी परिस्थितियां या इतने अच्छी सिचुएशंस किसी को नहीं मिली थी। सल्तनत के सुल्तान पद पे बैठने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक अब अपने पिता के कामों को थोड़ा आगे बढ़ाते। उससे पहले इन्होंने, चूंकि शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई थी, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक धर्म से अपने आप को दूर किया। जी हाँ, आपको याद होगा कि अननेसेसरी धर्म का सहारा लेके जो अत्याचार किए जा रहे थे उस पर थोड़ा सा रोक लगाई, हल्का सा अपने आप को धर्मनिरपेक्षता की तरफ धकेला। हाँ, अब ये डाउट हो सकता है कि ये धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म आज के सेकुलरिज्म से कंपेयर ना करें, भूल के भी ना करें। आजकल की धर्मनिरपेक्षता या आजकल की जो हम लोग लिबर्टी की बात करते हैं, उदारता की बात करते हैं, वो ये सब नहीं था। ये बस कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से थोड़े धर्मनिरपेक्ष थे। किससे तुलना में?
जैसे अलाउद्दीन खिलजी हुआ या बलबन हुआ, उसकी तुलना में ज्यादा धर्मनिरपेक्ष था मोहम्मद बिन तुगलक। शुरुआत सही थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत पलटने वाली थी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक समय से पहले कुछ बड़े चेंजेस करने वाला था। एक चीज बोली जाती है कई बार कि समाज जो था उन चेंजेस के लिए तैयार नहीं था। कई बार ऐसी चीजें होती है इतिहास में कि उस समय का जो वो एक समाज, अब आपको याद होगा कि जैसे अंग्रेजों के बारे में बोलते हैं हम कि अंग्रेज भारत आए थे, आने के बाद में अत्याचार कर रहे थे, वो सारी चीजें, लेकिन कुछ एक सुधार भी कर रहे थे। जैसे सती प्रथा बंद करी इन्होंने, एक इन्होंने हुक स्विंगिंग नाम की एक अमानवीय प्रथा होती थी उसको बंद किया। लोग जो एक आदिवासियों के अंदर बहुत सी प्रथाएं चलती थी, अमानवीय प्रथाएं चलती थी, उनको बंद किया। पर वो हमारे समाज को सूट नहीं हुई, समाज ने विद्रोह करने स्टार्ट कर दिया। 1857 की क्रांति हो गई थी। तो अंग्रेजों ने बोला था कि नहीं, ये जो हम लोग एडवांसनेस लेके आ रहे हैं उसके लिए तैयार नहीं है ये समाज। मोहम्मद बिन तुगलक का भी ऐसा ही बोला जाता है कि ये आदमी कुछ रेवोल्यूशनरी, कुछ क्रांतिकारी स्टेप लेके आ रहा था, पढ़ा लिखा था। तो उस समय का समाज जो था वो इसके लिए तैयार नहीं था। कैसे? कि इसके समय पे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे अब कुछ चीजें ऐसी हो रही थी। तुगलक के समय पे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे अब पिता से जो विरासत में एक सल्तनत मिली उस पे इनकम और बढ़ाना चाह रहा है। तो सबसे पहले राजस्व में सुधार की बात सोचता था। ये आदमी जो सल्तनत का एक तरह से फ्यूचर देखा जा रहा था इसमें, ये एक उपाधि इसको इसके एक तरह से आलोचकों द्वारा दी गई। भारत में आज भी इसको द फेल्ड सुल्तान के नाम से हम जानते हैं, असफल सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। असफल क्यों बोला जाता है उसकी वजह आपको भी बता रहा हूं। इसके जो ये स्टेप्स थे, कुछ ये योजनाएं थी, वो इस कदर फेल हुई कि उसको ये तमगा दी गई। सल्तनत का भविष्य समझा जाता था कभी, और अब ऐसे समय पे लास्ट में जब ये गया तो इसको फेल्ड सुल्तान, तो कई तो एक लेखक जो थे वो ऐसे तक बोल के गए उसके बारे में कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से और मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से मुक्ति मिल गई। ये बात लिखी गई इतिहासकारों द्वारा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए थे, वो मैं अभी बात कर रहा हूं। सबसे पहले राजस्व में कुछ सुधार करना चाहता था। किस तरह के कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स जो थे वो अपडेट करवाए गए, जमीनों की वापस नाप करवाई गई, उसके हिसाब से नए एक तरह से फिक्स किए गए कि रेट जो थी, टैक्स की रेट, खराज जो भूमि पे कर लिया जाता था उसकी रेट वापस से अपडेट की गई सल्तनत का खजाना बढ़ाने के लिए। स्टेप बड़ा अच्छा था, मैंने बताया टाइम के हिसाब से बड़ा अच्छा था। सोच रहा था ये नई बातें और नए कुछ स्टेप, नई योजनाओं के द्वारा इस सल्तनत की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहा था, लेकिन ये स्टेप फेल हो गया। वजह क्या थी कि राजस्व सुधार की वजह से एक एस्टिमेट लगाया गया कि हाँ इतनी इनकम होगी, एडिशनल इनकम भी कैलकुलेट कर ली गई, अब बस उसको इंप्लीमेंट करना था। लेकिन इसके अंदर अब एक बात होती है कि जब आप कोई योजना बनाओ, नया एक कदम उठाओ, नया बिजनेस चलाओ, तो उसको होल हार्टेडली पूरे दिल के साथ चलाना होता है। प्लानिंग स्टेज पे अगर आपने काम अधूरा रखा तो वो आपको अल्टीमेटली प्रॉब्लम देता है। इन्होंने वही कमी रख दी। एक चलती थी इजारेदारी प्रथा, जो राजस्व सुधारों की फेलियर की वजह बनी। इजारेदारी प्रथा क्या थी? इजारेदारी प्रथा बेसिकली एक तरह का सिस्टम था कि ये राजस्व में सुधार किए गए इसके द्वारा, लेकिन अब नए जो टैक्स कलेक्ट करने हैं जनता से, उसका काम ठेके पे दिया जाता था। ये ठेके पे काम दिए जाने, टैक्स कलेक्शन का काम ठेके पे दिए जाने की जो प्रथा थी, इसको इजारेदारी बोला जाता था। इजारेदारी के चलते अब हुआ ये कि इन्होंने ठेके पे दे तो दिया। अब ठेके पे क्यों देती है कोई सरकार? अब आज भी आप देखते होंगे कि हमारे जो ये सड़कें बनती है उसको लोकल बॉडी जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है वो ठेका बांटती है, टेंडर्स आवंटित किए जाते हैं। वो टेंडर आवंटित किए जाते हैं तो वो टेंडर इस तरह से दिए जाते हैं कि लोग आके जो गवर्नमेंट को सबसे अच्छी डील देगा म्यूनिसिपैलिटी को, कि सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी क्वालिटी की सड़क बना के दे रहा है, उसको वो टेंडर दे देते हैं। लेकिन टेंडर देने से पहले उस ठेकेदार की एक माली हालत की जांच होती है, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड की जांच होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये टेंडर्स बांट तो दिए इजारेदारी के द्वारा कि आप टैक्स कलेक्ट करोगे, लेकिन जो ये जिम्मा जिनको मिला उनकी माली हालत क्या थी, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उसके बारे में कोई जांच नहीं की गई। तो आप सोच के देखो कि एसबीआई अगर
विजय माल्या को अपॉइंट कर दे कि जाओ आप सबके लोन इकट्ठे करेंगे वापस, हमारी जो लायबिलिटीज हमें वापस मिलनी है वो इनकम आप वापस, लोन सबके पैसा जो है विजय माल्या को मिले इकट्ठा करने का, तो क्या होगा। वैसी सी बात थी, ऐसे ही लोग आके इनके पास जम गए। जो अब राजस्व जो इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गई। सल्तनत जिन आमदनी में जिस इंक्रीमेंट की उपेक्षा कर रही थी, एक एक्सपेक्टेशन थी सल्तनत को, उसकी बजाय करप्शन हुआ और आमदनी उल्टा घट गई। तो राजस्व सुधार का जो स्टेप था ये फेल हुआ। एक और स्टेप था इसके बाद, अब क्योंकि बड़ी योजना फेल हुई है तो सुल्तान ने सोचा कि टैक्स थोड़ा मेरे को अब बढ़ाना पड़ेगा कुछ लोगों पे। आज भी आप देखते हो कि मुकेश अंबानी मेरे आपसे ज्यादा टैक्स देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसकी एक तरह से काबिलियत है उतनी, या वो सक्षम है उतना देने में, वो उतना कमाता है, इस वजह से देता है। इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं हमारे, गवर्नमेंट हर साल बजट में अनाउंस करती है, जो ज्यादा कमाता है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं टैक्स। अगर आपकी इनकम एक स्लैब से कम है तो आप पे टैक्स फ्री भी होते हो। माफ कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे अब दोआब का एक एरिया हुआ करता था, गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस। यहां पे उस समय के सबसे धनाढ्य लोग रहा करते थे, क्योंकि चूंकि पानी अच्छा था, फसलें अच्छी होती थी और सबसे एक तरह का रिच वर्ग जो है वो इधर रहता था। इन्होंने दोआब में कर वृद्धि कर दी। स्टेप सुनने में सही है, सरकार भी करती है आजकल भी, कि जो रिच लोग होते हैं उनके ऊपर एक टैक्स एडिशनल लगाया जाता है, सरचार्ज भी लगाते हैं हम, तो उस तरह की चीजें होती है। इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे। तो दोआब में कर वृद्धि कर दी, ऊपर ऊपर से सही लग रहा है स्टेप, लेकिन वही बात, मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरह से अपनी योजनाएं प्लानिंग के साथ नहीं ला रहा था। दोआब में जिस साल कर वृद्धि की गई उस साल पड़ा था अकाल। गंगा यमुना के किनारे बसे लोगों की उतनी फसलें उतनी उस लेवल की हुई नहीं थी। लोगों ने एक तरह का रोष प्रकट किया, लोगों ने टैक्स दिया नहीं किसी ने, कोई सुल्तान के जो अधिकारी टैक्स लेने जाएंगे उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, इस तरह से लोग परेशान। सुल्तान ने अपना स्टेप वापस ले लिया, दोआब में कर वृद्धि कैंसिल कर दी गई। तो जब कोई राजा या कोई भी शासक या कोई भी आज के जमाने का कोई प्रधानमंत्री भी मान लो, कोई अपना कानून वापस लेता है ना, तो वो एक तरह का एक ठप्पा लग जाता है कि इसका फेल्ड स्टेप है, ये आदमी अब फेल हो गया। इसीलिए आप देखो पॉलिटिशियंस जो है एक बार एक योजना ले आए, वो प्रूफ भी हो जाए समाज में कि ये इतना जो इसके फ्रूट मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं, लेकिन कभी भी उससे बैक ट्रैक नहीं करेंगे कि हाँ ये हमारा फेल्योर था। याद होगा डिमोनेटाइजेशन, उम्मीदें थी कुछ, सरकार के कुछ उद्देश्य थे डिमोनेटाइजेशन से, ब्लैक मनी सर्कुलेशन रोकेंगे, फेक मनी रोकेंगे, इस तरह के कई सारे फिक्स किए गए थे टारगेट्स। अल्टीमेटली हुआ ये कि अब सिर्फ इंडियन नहीं, बाकी का वर्ल्ड मीडिया भी इस बारे में रिपोर्ट कर चुका है और अच्छी खासी क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ चुके हैं इस बारे में कि डिमोनेटाइजेशन जो उद्देश्यों को लेके किया गया था वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। लेकिन क्या सरकार ने इसको कभी एक्सेप्ट किया? मनमोहन सिंह हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, सांसद, राज्यसभा सांसद हैं वो, उन्होंने एक बात बोली थी तब, उन्होंने बात बोली थी पार्लियामेंट के अंदर कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ मॉन्यूमेंटल डिजास्टर, कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर था ये इस देश के लिए, और ये टाइम के साथ पता चलेगा। वो पता चला भी है, सारी रिपोर्ट्स, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स इस बारे में बात कर चुकी है। लेकिन क्या सरकार ने एक्सेप्ट किया? नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि एक सरकार की जवाबदेही होती है, जनता को वो सीधे सीधे नहीं बोल सकती। मोहम्मद बिन तुगलक इस मामले में पॉलिटिक्स में थोड़ा सा कच्चा रह गया, उसने एक्सेप्ट किया, दोआब में कर वृद्धि वापस ले ली। अब प्रेशर है इस पे, दो बड़ी योजनाएं फेल हो गई, तो कुछ बड़ा करना है। बड़ा इस कदर की, अब एक चीज होती है कि आपको साउथ इंडिया में अगर कोई देख रहा है तो साउथ की पॉलिटिक्स में हमेशा से ये इस बारे में बात हुई है कि नॉर्थ इंडिया या दिल्ली, राजधानी जो है भारत की दिल्ली, तो साउथ के मुद्दों को इग्नोर करती है। या नॉर्थ ईस्ट, वो भी आरोप लगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो भाई बंधु है वो भी आरोप लगाते हैं, सही आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में बैठी पावरफुल जो एक तरह की मीडिया हुई या दिल्ली का पूरा तंत्र जो है इनको इग्नोर करता है। क्योंकि जब भी कोई राजधानी जो होती है ना किसी भी एक राज्य की या देश की, वो राजधानी जो है उसके आसपास एक पावर सर्कल बन जाता है, पावर सेंटर के आसपास। वो पावर सर्कल क्या है कि उसके आसपास के लोग बड़ी उन्नति कर रहे हैं।
यहां पे अब इसी वजह से एक आजकल हम लोग डिस्कशन में लाते हैं, पहले भी आ चुका है, काफी सालों से ये डिस्कशन चल रहा है आजाद भारत में, कि हम अपनी राजधानी को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, साउथ की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, ये डिस्कशन चल चुका है, अच्छी खासी रिपोर्ट्स आ चुकी है इस बारे में, और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे चूंकि भारत के आप मैप देखोगे तो मैप में जो भारत के लिए हिस्टोरिकली सबसे सेंसिटिव जोन रहे हैं वो ये वाला जोन रहा है और ये वाला रहा है। चाइना रहता है, इधर पाकिस्तान रहता है, तो इस साइड से दिक्कतें रहती है हमें, इस वजह से दिल्ली हमने इधर केंद्रित की है अपनी राजधानी। ये एक मेजर वजह, और भी बहुत सी वजह है, लेकिन ये उनमें से एक है। फिर भी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक चीजें चलती है, सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त की जाती है कि आप अपनी एक मेन बेंच उधर चलाओ। सुप्रीम कोर्ट अपनी 5 बेंचेस चलाता है, नागपुर हुआ, उसके अलावा और 4 शहर हैं जिनके, दिल्ली है, नागपुर है, ये पुणे है, इस तरह की बेंचेस होती है सुप्रीम कोर्ट, वो भी चलती है कि पावर को सेंट्रलाइज नहीं किया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में ये बात सोच पा रहा था, इस कदर का यह आदमी पढ़ा लिखा था कि सल्तनत को थोड़ी सी शक्तियां नीचे की तरफ भी लेके जानी चाहिए, दक्षिण के राज्यों पे बेटर कंट्रोल होना चाहिए सल्तनत का। इस वजह से इसने डिसाइड किया कि मैं राजधानी जो है अपनी उसको ट्रांसफर करूंगा। राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली से लेके जा रहे थे देवगिरी, और नाम रखा गया देवगिरी का इसके बाद दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके जा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरों ने मना किया क्योंकि अब कोई छोटी चीज नहीं है, इन्होंने पूरा डिक्लेयर करा दिया कि सब अपना राजकाज, सारे दरबार को तो लेके जाऊंगा ही, सारे जो भी व्यापारी हैं, जो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, सारे के सारे साथ में चलेंगे दौलताबाद, साउथ में देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको देवगिरी की लोकेशन बताई थी, डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये पूरी राजधानी उधर लेके जा रहा था। सुनने में ख्याल थोड़ा अच्छा था कि ठीक है, जनता की तरफ और लेके जा रहा है बेटर कंट्रोल के लिए, लेकिन दिल्ली सल्तनत की यहां पर कुछ समस्याएं थी जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इग्नोर कर दिया। मंगोलों के लिए दिल्ली खुली नहीं छोड़ दी। जब से दिल्ली सल्तनत आई, इल्तुतमिश के आसपास से ही, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना मंगोलों का खतरा नहीं था, पर बाकी इल्तुतमिश के बाद से ही हम देख रहे हैं कि मंगोल कॉन्स्टेंटली इधर दिल्ली सल्तनत को चिंता देते रहते थे। अभी भी वो चिंता थी, हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने 23 अभियान चलाए, गाजी की उपाधि ली, सबको मार गिराया था बहुतों को, लेकिन क्या मंगोल खत्म हो गए थे? नहीं, मंगोल अभी भी उतना ही शक्तिशाली थे। प्लस राजस्थान में राजपूत वापस स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, और बहुत सी समस्याएं थी, और एक शहर की पूरी अर्थव्यवस्था को आप हटा रहे हो। एक बार के लिए आप सोच के देखोगी, कोविड के लॉकडाउन हुए थे आपके, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी रुकी थी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मंदी आ गई एक तरह की। यहां भी तो उसी तरह का कुछ हो रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था आप रोक रहे हो फोर्सफुली। कोविड के टाइम पे तो एक कैलेमिटी थी, एक तरह की हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी ही थी, कि एक वायरस आ गया, उसकी वजह से बीमार होने से, मरने से बचने के लिए हमने बंद किया सब कुछ, वो करना ही था। लेकिन यहां पे एक सुल्तान की बेवकूफी कहलाती है होता, और वो बेवकूफी हुई। इन्होंने सल्तनत की राजधानी को दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सुल्तान द्वारा इंतजाम पूरे करवाए गए कि सल्तनत के जो भी ये रिहायशी लोग हैं, ये रहने वाले, ये जब जाएंगे तो उनके लिए रास्ते में अलग अलग कैंप बनाए गए, उनके लिए बढ़िया ठंडा पानी सब कुछ लगवाया गया। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ही खराब कदम था, आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से। दिल्ली उजड़ गई, दौलताबाद गए तो सही, जाते टाइम, वापस जाने के बाद में थोड़ा टाइम रहे, जनता का उधर वो था कि जनता ने विद्रोह सा कर दिया था, एक जनता अपना रोष प्रकट कर रही थी। प्लस वहां पे ऐसा भी बोला जाता है कि पानी की कमी आ गई थी, दौलताबाद वाला ये एरिया पानी नहीं था यहाँ पे इतना। ये लॉजिस्टिकल स्टेप्स होते हैं कि कुछ एक तरह के अरेंजमेंट वाले स्टेप्स होते हैं। सुल्तान इतनी बेसिक चीजें इग्नोर कर गया ये नई राजधानी में लेके जाने के लिए, कि अब सुल्तान की ये बात जो थी वो उसको थोड़ी उल्टी पड़ती हुई दिख रही थी। जो ये पीछे की एक इसने सिस्टम चला रखा था कि अपनी योजनाएं वापस ले रहा था, वैसे ही बादल अब मंडराने लगे थे। अल्टीमेटली हुआ यही कि इन्होंने वापस डिक्लेयर कर दिया कि वापस दिल्ली ही चलो, सब राजधानी अपनी दिल्ली ही। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि ये इधर दिल्ली से चली थी जनता पूरी की पूरी, नीचे देवगिरी या दौलताबाद आई, आसपास वाले स्टेट्स देख रहे हैं।
कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अपनी जनता को फोर्स कर रहा है नीचे जाने के लिए दौलताबाद में नई राजधानी लेके, कि क्या ये मतलब बेवकूफ सुल्तान एक तरह का बोल रहे थे। अब टू मेक थिंग्स वर्स, और ज्यादा खराब करने के लिए इसने वापस अपनी योजना भी वापस ले ली। अब इन्हीं लोगों को वापस फोर्स किया वापस दिल्ली जाने के लिए। सुल्तान की किरकिरी बहुत हो रही थी और एक तरह का वो बोलते ना अपन कि इमेज वो पूरी की पूरी अब खराब हो चुकी थी। अब पड़ोसियों को भी पता चल गया था। एक चीज होती है कि आप बुद्धू हो, थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन अपने घर में सिर्फ अपने माँ बाप को पता है, लेकिन जब आप गली में आके दिखाने लग जाते हो तो पड़ोसियों को भी पता चल जाती है और फिर वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल जाती है। तो यहां पे अब आसपास के पड़ोस को भी पता चल गया, आमिरों का तो था ही कि आमिर अब इनके साथ सांठगांठ करेंगे। थोड़े से विद्रोह बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, वही इसने वो ट्राई ट्राई अगेन वाली चीटी वाली कहानी पढ़ी थी, एक और नया स्टेप ले गया इस बार। अब ये भी चीज थी कि इसका हर एक दूसरा स्टेप इस आदमी का पिछले वाले से ज्यादा डिजास्टर्स रह रहा। राजस्व में सुधार किए, खराब हो गए। दुआब में करवृत्ति कर दी बिना सोचे समझे, वो भी खराब हो गई। इस बार राजधानी परिवर्तित करो। अब और कुछ बड़ा करने का है भाई को, तो बड़ा करने का है तो क्या करेगा बड़ा? इस बार इसने मुद्रा चेंज कर दी, सिक्के। जी हाँ, सिक्कों में बदलाव किया। सांकेतिक सिक्के, सांकेतिक मुद्रा चलाई। स्टेप बड़ा सही था। कैसे? सांकेतिक मुद्रा क्या होती है पहले वो समझिए। मेरी जेब में अभी 500 का नोट होगा, एक 10 रुपए का नोट होगा। सरकार ने छापे, आरबीआई छापती है सरकार के लिए। क्या आरबीआई को 10 रुपए का नोट छापने में और 500 रुपए का नोट छापने में उतनी ही कॉस्ट लगी? मतलब 500 रुपए का नोट छापने में जो मेरे को वैल्यू दे रहा है 500 रुपए की, क्या उसको छापने में 500 रुपए सरकार को कॉस्ट लगी या 10 रुपए के नोट को छापने में लगी? बात तो वही है कि पेपर सेम है दोनों का, पेपर सेम है। उसके बाद उसके ऊपर ठीक है थोड़े बहुत फीचर अलग है, लेकिन मोटा मोटी पर नोट सरकार को उतना खर्चा नहीं आ रहा होगा जितनी वो उसको वैल्यू दे रहा है। 500 का 2000 का हमारे नोट अलग अलग है, उनकी सिक्योरिटी फीचर है। रिसर्च स्टेप पे जब रिसर्च कर रहे होते हैं इनके बारे में या जब डेवलप कर रहे होते हैं नोटों को, उस टाइम पे शायद हो सकता है खर्चा लगा हो कुछ, लेकिन बाद में अब जब ये छप रहे हैं तो पर नोट उतनी कॉस्ट नहीं आ रही होगी। इनफैक्ट जो सिक्के हम यूज करते हैं 5 रुपए के सिक्के में हो सकता है ज्यादा कॉस्ट लग रही हो सरकार को, मेटल लग रहा है तो उसमें ज्यादा कॉस्ट लग रही हो 2000 रुपए के नोट से। लेकिन एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये जरूरी है एक सांकेतिक मुद्रा हो। यहाँ पे सिंबॉलिक है, 2000 रुपए का नोट एक कागज का टुकड़ा है जो हमें वैल्यू दे रहा है 2000 रुपए। ये बात आप समझ ही रहे होंगे अपनी नॉर्मल बात की। अब इधर वापस आते हैं सल्तनत में। उस समय पे हम अभी तक जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास देख के आ रहे हैं, सोने के चांदी के सिक्के चल रहे थे। सोने और चांदी की तो एक वैल्यू होती है, वो इस मेटल की वैल्यू होती है। सोने का वैल्यू अपना, हम आज भी सोने का एक वैल्यू होता है, तो सोने की वैल्यू ज्यादा थी। अब चूंकि सल्तनत की आमदनी बढ़ चुकी थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी, और ओवरऑल सल्तनत की आमदनी बढ़ी थी, इतना ज्यादा सोना सिर्फ इस चीज में लगाना सही नहीं लगा सुल्तान को, और सही था भी नहीं अर्थव्यवस्था के लिए। सुल्तान ने एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया, वो ये कि सांकेतिक मुद्रा चलाई जाए। सोने और चांदी के सिक्कों को बांटने में खर्चा ज्यादा आ रहा है सल्तनत को ही। सोना और चांदी इस तरह से एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सोना चांदी घुमाने की जरूरत नहीं है ना। अब सुल्तान का एक जारी किया हुआ सिक्का कोई और चला दो, जैसे भारत अभी चलाता है, कागज के नोट चलाता है भारत, सोना चांदी थोड़ी चला रहा है। तो इन्होंने सिक्के चला दिए, सोने और चांदी के तो बंद कर दिए, सोने चांदी के सिक्के बंद, नए चला दिए तांबे और पीतल, तांबे पीतल के सिक्के चलाए गए इनके द्वारा। जनता को ये फरमान दे दिया गया कि आप अपने सोने चांदी के सिक्के जो हैं वो जमा करा दो सुल्तान को, उसके बदले में चांदी और तांबे के सिक्के ले जाओ। और तो और बाजार को खोल दिया गया कि चांदी और, माफ कीजिएगा, चांदी और सोने की जगह ये तांबे और पीतल के सिक्के लेंगे बाजार में। तो इस चीज से हुआ ये कि अब जनता, आज तो शानी है ही, तब भी शानी है, जनता अब ऐसा एक मौका देखा इन्होंने कि सुल्तान अपना बेवकूफ बोल रहा है तांबे और ये पीतल के सिक्के चला दो। तो इन्होंने क्या किया, अपना सोना और चांदी जो था उसको तो घर पे रखा, तांबे और पीतल के सिक्के घर पे ही निकलवा लिए। अपने घर पे जो भी तांबा और पीतल पड़ा था
उसी को पिघला के ये सिक्के बनवाने लग गए। इलीगल धंधा चालू हो गया, एक तरह की जालसाजी चालू हो गई, ब्लैक मनी आ गई अब मार्केट में। उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन नहीं कर सकता था ना मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे नकली मनी जो थी वो ज्यादा बढ़ गई। सुल्तान ने हालांकि आदेश दिया था उनको कि सोना चांदी मेरे पास जमा करा दो, उसके बदले में तांबे और पीतल ले जाओ, लेकिन लोगों ने अपना पैसा दबा लिया पूरा कि सोना और चांदी की एक वैल्यू तो रहेगी हमेशा। तो तांबे और पीतल के सिक्के इन्होंने फर्जी बनाने चालू कर दिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की, हालांकि ये स्टेप सही था, मॉडर्न दुनिया में हम लोग आज भी देख रहे हैं कि ये सांकेतिक मुद्रा ही चल रही है हर देश में, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की कमी ये थी, सोचा तो एडवांस था, लेकिन जो ये भारत में आज नोट कौन छापता है, आरबीआई छापती है, सिक्योरिटी फीचर इतने रखती है, इसने अपने इन सिक्कों के ऊपर कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं रखा कि पहचान कैसे हो कि ये सुल्तान ने बनाया है, और पहचान थी भी तो हल्का फुल्का ठप्पा लगाया गया, और बाकी ऐसा था कि वो उसको फेक करा जा सकता था। फेक करेंसी मिंट करने के लिए या फर्जी सिक्के निकालने पे सुल्तान कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम थी। रिजल्ट ये हुआ कि सल्तनत के अंदर फर्जी सिक्के इतने ज्यादा बढ़ गए, और सुल्तान तो सोच रहा है कि मैं तो चांदी और इसके, माफ कीजिएगा, तांबे और पीतल के जो सिक्के निकाल रहा हूं उसकी तो उतनी अमाउंट नहीं है, लेकिन मार्केट में जो लेवल देखा जाए मनी का, पैसे का, वो बहुत ज्यादा था। कभी भी एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये कि जब मार्केट में पैसा फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है ना तो महंगाई बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? नॉर्मल दो ही चीज है। एक को बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये एक तोते को आप रटा दो, सप्लाई और डिमांड, बस यही अर्थव्यवस्था है। वो अर्थशास्त्री बन गया वो तोता। तो यहाँ पे भी हर चीज का क्रक्स यही सप्लाई और डिमांड होता है। यहाँ पे अब सल्तनत के अंदर लोगों के पास पैसा बढ़ गया, फर्जी छाप लिए, डिमांड करेंगे, अब कोई सैमसंग का फोन थोड़ी लेगा, आईफोन लेंगे ना। लेकिन आईफोन बन रहा है तो उसकी एक कॉस्ट आती है, वो तो रिसोर्सेज तो उतने ही बचे हैं ना। मार्केट में चिपसेट की कमी आएगी, फिर फोन कम बनने लगेंगे, लोग सारे पैसे फेंक रहे हैं कि हाँ मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, लेकिन सप्लाई नहीं है, डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जिसके पास है वो अपना आईफोन ज्यादा रेट में बेचेगा, लेकिन इससे होता क्या है अल्टीमेटली कि जिसके पास जो नकली नोट छाप पाया उसको तो मिल गया, बाकी के अंदर गरीबी और एक तरह की इनइक्वालिटी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई। सिक्कों की सांकेतिक सिक्कों की जो ये स्टेप लेके आए थे वो फेल हो गया। सुल्तान को ये वाला भी वापस लेना पड़ा। सुल्तान ने वापस अंत में डिक्लेयर कर दिया कि आप सोने चांदी के चलाओ सके। ये योजना अपनी इनकी फेल हो, 4 बड़ी योजनाएं फेल। अब दिमाग से फेल हो चुका है कि दिमाग से जो स्टेप ले रहा था, एडवांसनेस दिखा रहा था, वो फेल हो गए। तो वही है ना कि अब लास्ट में फिर यही बोलते हैं अपने जैसे कि कुछ बड़ा ऐसे पढ़ाई लिखाई में कर नहीं पाया, नाम नहीं हो रहा स्कूल में, तो क्या करते हैं लोग, गुंडे बन जाते हैं अपने स्कूल कॉलेज में। कुछ थोड़ा 2-3 को पीट दिया तो भी तो नाम हो ही जाता है। 2 ही तरह से नाम होता है अपने स्कूल कॉलेजों में, या तो जो पढ़ने में अच्छा है या जो लोगों को पीटने में अच्छा है, दादागिरी कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक को लगा चलो यार पिताजी ने पढ़ाया लिखाया था, उससे बात बनी नहीं अपनी, मैं जो स्टेप लेके आ रहा था सारे फेल हो गए, अब थोड़ा बाहुबल दिखाते हैं। बाहुबल दिखाते हैं तो जो एकदम सबसे एक तरह से एक सुल्तान के लिए, दिल्ली के सुल्तान के लिए टफ होगी जीतना, जो सबसे मुश्किल राज्य जीतना होगा, उन राज्यों को जीता जाए, और फिर जनता एक तरह से वापस बोलने लग जाएगी कि हाँ 56 इंच वाले हमारे सुल्तान, तो इस तरह की चीजें हो जाएगी, क्या पता। तो इसी उम्मीद के साथ इन्होंने अब एक अभियान चुना, वो था कराजल। कराजल इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे बसा हुआ था। कराजल का अभियान मुश्किल इसलिए था कि वहां पे, अब भारत, आप आज के भारत में भी देख लो, पाकिस्तान हिम्मत नहीं करता भारत की तरफ ज्यादा पंगे लेने की। हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, हम कुछ भी कर देते हैं। लेकिन चाइना के साथ थोड़ी सी, एक तो चाइना ठीक है स्ट्रॉन्ग तो है, पावरफुल है, उसके अलावा मौसम की मार भी झेलते हैं हम साथ में। वहां का क्लाइमेट जो है चाइना की बॉर्डर्स के लिए, बर्फ में लड़ना आसान नहीं है। इनको अब कुछ बड़ा करना था, कराजल का अभियान चला, अपने बड़े सैनिकों को, बड़े बड़े सेना नायकों को उधर भेजा इन्होंने कराजल के अभियान पे। लेकिन कराजल के अभियान पे भेज तो दिया, मौसम की जानकारी नहीं ली थी, उस समय मौसम विभाग नहीं था, लेकिन शाने लोग तो पहले भी थे, बुद्धिमान लोग, उनसे पूछ लेता, थोड़ी हिस्ट्री पढ़े होते थे वो लोग, कुछ वजह होगी कि अलाउद्दीन खिलजी तक उधर मुंह नहीं कर रहा था, और अब ये आदमी अपने
हजारों लाखों सैनिकों को उधर भेजा। रिजल्ट वही हुआ, बर्फ में तूफान आया, सारे सैनिकों को वापस भाग के आना पड़ा। वापस दिल्ली तक सिर्फ कुछ चंद हजारों लोग सैनिक जो थे वो वापस पहुंच पाए। 80,000 से ज्यादा सैनिक उधर लड़ने के लिए गए थे, 5-6 हजार सैनिक या उससे भी कम वापस आ पाए बिना कोई युद्ध लड़े, सिर्फ मौसम की मार झेलते थे। ये कराजल का अभियान विफल हुआ। कराजल के बाद अब एक बार और मट्टी पलित हो गया, नाम वापस खराब हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का। तो कराजल के बाद अगला स्टेप था खुरासन। खुरासन मध्य एशिया के अंदर स्थित था, यहां भी सेम सिचुएशन, लेकिन यहां पे थोड़ी सी एक चेंज ये था कि खुरासन के शासन में तब थोड़ी सी अव्यवस्था फैली हुई थी। वहां का शासन उत्तराधिकार के युद्ध से गुजर रहा था, बहुत से आमिर आ गए थे दिल्ली की तरफ शरण लेने के लिए। दिल्ली में शरण ले रखी थी, तो यहां पे इनके द्वारा इस तरह से एक मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा सा एक ऊपर चढ़ाया गया, थोड़ा इनको हवा में उठाया गया एक तरह का। वो ये हुआ कि अब खुरासन पे इनका जी लग जाएगा कि खुरासन पे अटैक कर दो। मुश्किल था खुरासन पे अटैक करना। मध्य एशिया की तरफ से जो ट्राइब्स, जो जनजातियां भारत की तरफ आक्रमण करने आती थी, मंगोल थे उनमें से एक, वो उनसे इतना मुश्किल से निपटते थे और अब सीधा उनके घर में घुस के मारने की बात कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि आमिरों ने बोल रखा था इसको, तैयार हो गया। सेना को अपनी एक सेना तैयार की, लाखों की टुकड़ी है, 1,60,000 की बोली जाती है, 1,60,000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की। उसके लिए 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया उनको, लगभग 1.5 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली। लेकिन वो 1.5 साल जब तक खत्म हुआ तब तक खुरासन में पीछे थोड़ी शासन स्थिरता आ चुकी थी। पहले अनस्टेबल था, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग राजा बैठ गया। इन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, इतना पैसा लगाया हुआ था, सैनिकों को एडवांस में सैलरी दी हुई थी, सब कुछ वेस्ट, 1.5 साल की मेहनत वेस्ट। इस तरह से इसके सारे अभियान एक के बाद एक खराब होते गए। फेल्ड सुल्तान या असफल सुल्तान की उपाधि इनको मिल गई। दिल्ली सल्तनत के सबसे असफल सुल्तान के रूप में जाना जाने लगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक और मेजर चीज जो इनके समय पे हुई वो ये कि अब ये सारे इतने अभियान फेल हो रहे हैं। मैंने आपको बीच में भी बताया कि अब आमिर जो थे वो थोड़ा सा विद्रोह करने लग जाएंगे। आसपास के छोटे स्टेट्स अब सल्तनत की अधीनता में रहने के लिए एक तरह से उनको लगता था कि अब ये जो सुल्तान इतना फेल हो चुका है, और लास्ट में अल्टीमेटली यहां तक आते आते खुद सनकी हो चुका था बहुत, तो वो उसके प्रति विद्रोह करने लगे। ऐसा ही एक विद्रोह हो रहा था ठट्टा में। ठट्टा के एक विद्रोह को निपटाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया हुआ था, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है बीमार होकर। स्ट्रेस में बहुत ज्यादा था ये, ऐसा बोला जाता है। कोई भी होगा इतने, जब इस लेवल पे डिजास्टर्स देख चुका हो कोई आदमी, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस में होगा। ठट्टा के अंदर इसकी मृत्यु हो गई बीमार। ठट्टा में उस समय ये मंगोलों से घिरे हुए थे, ये आसपास मंगोल भी आ रहे थे वहीं से। सब जो आमिर वहां पे उस समय मौजूद थे ठट्टा में, उन्होंने सर्वसम्मति से इनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था ये फिरोज शाह तुगलक, इसको राजा डिक्लेयर किया। सर्वसम्मति से इन्होंने डिसाइड किया कि ये हमारा अगला राजा बनेगा, और फिरोज शाह तुगलक इनको वहां से निकाल के लाया, दिल्ली सल्तनत में आके बैठा। 1351 की बात है ये। 1351 में एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उससे पहले एक और चीज जो इधर हुई वो ये थी कि इब्ने बतूता, नाम आपने सुना हो, अफ्रीकी था ये आदमी, इब्ने बतूता। मोरक्को, अफ्रीकन महाद्वीप के अंदर एक देश है छोटा सा, मोरक्को का रहने वाला इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसने अपनी एक किताब लिखी थी रिहला। रिहला के अंदर इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में बातें की। ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इब्ने बतूता को ही फिर बाद में इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिम्मेदारी दी थी, चाइना में अपना राजदूत बना के भेजा था चीन के साथ अपने कुछ संबंध स्थापित करने के लिए। एक और चीज जो थी इसकी फेल्ड योजनाओं में से एक, योजना तो नहीं थी लेकिन एक बेइज्जती थी सुल्तान की, वो थी कि इसने मंगोलों के साथ, अब जब ये राजधानी परिवर्तित किया था उस समय पे हुआ ये कि मंगोलों का एक दल दिल्ली की तरफ आ धमका था।
और सुल्तान ने अपनी एक टुकड़ी उधर भेज के उनसे सामना करने की जगह सुल्तान ने चुना कि वो उनसे अपना पिंड छुड़ाएगा, पैसे देगा। हाँ, एक तरह से कि भाई 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा ले ले और छोड़ दे। मीम आया था थोड़े टाइम पहले, वीडियो आई थी एक, मैं आसमान की ऊंचाइयों में, मोहम्मद बिन तुगलक आसमान की ऊंचाइयों में अपना दौलताबाद में नई राजधानी लेके जा रहा था, बोल रहा था कि मंगोल वगैरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन लास्ट में इसको पैसे दे के अपना पीछा छुड़ाना पड़ा मंगोलों से। तो उस चीज की भी काफी आलोचना की जाती है इतिहास में कि एक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को यह शोभा नहीं देता कि वो एक छोटे से मंगोलों के आतंकवादी दल से इस तरह से डर के उनको पैसे दे के वापस भेज रहा है कि आप सल्तनत को बख्श दीजिए। ये एक और इसकी कमी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई 1351 में, फिरोज शाह तुगलक अगला राजा हुआ। आज की क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक की हाइलाइट्स क्या थी, याद होगा आपको। सबसे पहले तो इसमें निजामुद्दीन औलिया के साथ दुश्मनी हो गई थी क्योंकि पूरा का पूरा पैसा वापस निकलवा रहा। उसके अलावा एक गाजी की उपाधि ली थी, मंगोलों को मारा था, मंगोलों के 23 आक्रमण विफल किए थे, वहां से ये उपाधि उठाई थी। इसके अतिरिक्त गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र उलुग खां, सिंचाई व्यवस्था के लिए इसने काम किया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय पे दो और चीजें हुई थी जो ये किताब आपको एक अभी इब्ने बतूता की बताई मैंने, रिहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे लिखी गई। एक किताब इनके समय पे लिखी गई थी और वो किताब, उस किताब का नाम था तुगलक नामा। ये किताब किसने लिखी थी? अलाउद्दीन खिलजी वाले चैप्टर में मैंने बताया था। कौन था? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के बारे में आपको बताया था कि आमिर खुसरो ने ये तुगलक नामा किताब लिखी। ये 5 से 6 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय रह चुका था, इस वजह से ये पहले, इनसे पहले आने वाले खिलजियों के समय में भी था। और यहाँ पे मोहम्मद बिन, माफ कीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में इसने तुगलक नामा नाम की एक किताब लिखी। इसके अलावा एक शहर बसाया गया था, वो था तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक के टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये दो और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे। मृत्यु कैसे हुई? दिल्ली दुरस्त, नाम याद रहेगा, कहानी हम बात कर चुके। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या क्या हाइलाइट्स रही? फेल्ड सुल्तान, धर्मनिरपेक्षता थोड़ी सी दिखाई। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम उलुग खां, 1325 से 1351 तक शासन किया। इसके अतिरिक्त कुछ इसकी हाइलाइट्स जो थी वो इसकी फेल्ड योजनाएं थी, जहां पे ये फेल हो गया। कौन कौन सी थी? राजस्व में सुधार करने चाहे, फेल हो गए इजारेदारी प्रथा की वजह से। दूसरा सुधार, दोआब में कर वृद्धि की कि रिच लोगों से टैक्स ले लूंगा, लेकिन इग्नोर किया कि वहां पे उस समय अकाल पड़ा था, बारिश की कमी, किसी की फसलें नहीं हुई। लोग जो रिच समझ रहा था, जिनसे ये पैसा निकलवाना चाहता था, अब वो खुद उतने ज्यादा रिच रहेंगे। स्टेप फेल हो। तीसरा स्टेप, राजधानी परिवर्तित की, दौलताबाद ले गया, कमियां थी योजना बनाने में, रिजल्ट ये हुआ किरकिरी हुई सुल्तान की। चौथा स्टेप, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, पीतल और तांबे के सिक्के चलाए गए, फेल हो गए। पांचवा, कराचल का अभियान, चाइना के साथ बॉर्डर पे, वहां पे मौसम की मार झेली, बहुत कम सैनिक वापस आ पाए लौट के। खरासन का अभियान 1.5 साल तक तैयारी की, अल्टीमेटली कैंसिल कर दिया, बन गया फेल्ड सुल्तान। इब्ने बतूता इनके दरबार में आया था मोरक्को से, अफ्रीका में देश है मोरक्को। रिहला नाम की किताब लिखी थी, इनके शासनकाल का वर्णन किया है। और इब्ने बतूता को ये चाइना और भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक का ये लास्ट में एक मंगोलों के साथ भी हम लोगों ने एक बात की कि मंगोलों को पैसा दे के उसने अपना पिंड छुड़ाया। अंत में ठट्टा में एक विद्रोह शांत करने गया था, वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा अब तुगलक वंश भी इसके साथ कंप्लीट। अगले दिल्ली सल्तनत के जो 2-3 वंश और आएंगे, वो उसके बाद आप देखोगे कि सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा, और इसके साथ दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी आगे जाके। आपको अगले वीडियोस में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के साथ अब कंटिन्यूटी जरूरी है कि आप वीडियोस जब देख रहे हो तो पूरा देखो और इसको क्रम में देखो। इसी क्रम में देखा जाए वो उसकी एक तरह से इंपॉर्टेंस को और इसके प्रभाव को बढ़ा देगा। हमारा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप पे स्टडी इन मोबाइल, उस पर जाके ज्वाइन करिए। वहां पे क्विज डेली अपलोड कर रहा हूं मैं, हाई क्वालिटी क्विज अपलोड की जा रही है। कुछ ट्रिक्स आपको उधर दी जाएगी याद करने के लिए चीजें आसानी से। इसके अलावा स्टडी इन मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। अपना फीडबैक हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।